Hello and welcome to Only IAS. So, in the last session, we were discussing about the directive keywords which came in UPSC exams. ठीक है, तो उसमें हमने पार्ट 1 ले लिया था इन विच वी डिस्कस्ड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कुछ हमने डायरेक्टिव कीवर्ड्स कैटेगरी 3 से डिस्कस किए थे. बट हमारा कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह गया था और बहुत थोड़ा सा पोर्शन है विच विल बी कंप्लीटिंग इन दिस सेशन पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिव कीवर्ड्स. और इसमें वी विल बी कवरिंग the category 3, category 4 and category 5. So we will be seeing क्या उनका relevance होता है, किस तरह के questions आते हैं और how we need to approach them. So let's start. तो आगे बढ़ने से पहले Only IAS is coming up with 2 new programs. First is Integrated Daily MCQ plus Mains Answer Writing Program. So it is a test series program and in this test series program it is for both prelims and mains. तो इसके अंदर prelims की कैटेगरी में हर रोज़ 10 MCQs विल बी गिवन एंड एवरी डे 1 मेंस क्वेश्चन विल बी गिवन. ठीक है, एंड ऑन द वीकेंड्स देयर इज़ अ फुल लेंथ 100 MCQ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड ऑन द वीकेंड 5 मेंस क्वेश्चंस विल बी गिवन ऑन द वीकेंड, दैट इज़ एवरी सैटरडे. अब 4 वीक्स के बाद ऑन द मंथ एंड व्हाट विल हैपन इज कि देयर विल बी अ 20 क्वेश्चंस मेंस टेस्ट. ठीक है, जो आप लोग लिखोगे और उसको एवेल्युएशन के लिए आप अपलोड करोगे ऑन द प्लेटफॉर्म विच वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू. तो आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा आफ्टर टेकिंग योर एडमिशन एंड उस डैशबोर्ड पे आप इसको अपलोड करोगे और दीज पेपर्स विल बी एवेल्युएटेड बाय आवर टीम एक्सपर्ट्स एंड बहुत अच्छे से एवेल्युएशन करके वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू. तो ये तो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस. अब मान लो कुछ आपसे बच्चे हो सकते हैं जिनको क्या है कि देर इज एन इशू इन आंसर राइटिंग, देर इज इशू इन मेंस प्रिपरेशन इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो टिल 2022. सो इट्स अ वीडियो लेक्चर सीरीज इन विच वीडियोज विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेंस प्रिपरेशन. ठीक है, देर आर 8 full length tests. There will be answer writing classes in which answer writing classes for every subject will be given to you for strategy as well as how to write answers for different subjects. There will be essay answer writing classes and there will be dedicated study material which will be provided to you. तो अगर आपको comprehensive solution to mains program join करना है then you can go and join on video.onlyias.in. and if you want to join this IDMP, ठीक है, which you famously say, you can go dpp.onlyias.in. तो यहाँ जाके you can take the admission. So thank you. अब आगे बढ़ते हैं हम. Now if you talk about, we have already covered category 1, category 2, category 3 में we have discussed, हमने discuss keyword को देख लिया था, हमने comment को देख लिया था and now today we will be looking at examine, evaluate, analyze. उसके बाद category 4 which is totally about critical thinking, which is having critical word which is critically examine, critically analyze, critically कमेंट और क्रिटिकली डिस्कस और इट कैन ऑल्सो कम एज राइट अ क्रिटिक. और उसके बाद कैटेगरी 5 में वी हैव ओनली 1 वर्ड दैट इज़ फॉर्मुलेट. और फॉर्मुलेट कभी कभी इस फॉर्म में भी आ जाता है, दैट इज़ डिज़ाइन. ठीक है, तो फॉर्मुलेट डिज़ाइन उसको भी देखते हैं वो कैसे कीवर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कैटेगरी 3 में जो रिमेनिंग थे उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है आज के सेशन के अंदर दैट इज़ इवेलुएट. ठीक है, अब इवेलुएट क्या है कि बहुत क्लोज है किसके, एसेस के. ठीक है, तो जो हम इवेल्युएट के लिए यहाँ पर स्टडी करेंगे उसको आप एसेस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं या असेसमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं या असेस द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग समथिंग, तो उन वाले क्वेश्चंस के अंदर भी यू कैन यूज़ दिस आइडिया जो हम यहाँ पर इवेल्युएट वाले के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. तो इवेल्युएट के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहता है, मेरिट्स पे. ठीक है, कि क्वेश्चन की या टॉपिक की या जो आइडिया है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, थॉट है, उसकी क्या मेरिट्स हैं. मेरिट्स का मतलब सिंपल सा हो गया, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं और उसके क्या डीमेरिट्स हैं. तो इवेल्युएट में हम स्ट्रिक्टली क्या है कि ये रूल फॉलो करेंगे कि उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या बुराइयाँ हैं. ठीक है, हम उसको अप्रेस कर सकते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को प्रेस कर सकते हैं, हम उसकी जो अच्छाइयाँ नहीं हैं उसकी शॉर्टकमिंग्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं. तो या तो उसमें मेरिट डीमेरिट दिखा सकते हैं, अप्रेजल शॉर्टकमिंग दिखा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो होता है इवेल्युएट क्वेश्चंस के अंदर इज़ दैट वी कैन चेक और वी नीड टू चेक व्हाट द वैल्यू और द वर्थ ऑन द गिवन स्टेटमेंट, थॉट, प्रोपोजिशन, टॉपिक एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर ने या जो भी हमारे पास प्रोपोजिशन दिया है या टॉपिक जिस भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है और उसके साथ अगर इवेल्युएट कीवर्ड आता है एग्जाम के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस
पर्टिकुलर स्टेटमेंट की पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू को चेक करना होता है, उसकी वर्थ को चेक करना होता है। और इन दोनों को चेक कैसे करेंगे? बाय चेकिंग देयर मेरिट्स, डीमेरिट्स, या फिर अप्रेजल, या फिर शॉर्टकमिंग। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है इवेलुएट वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि जो इसमें कंक्लूजन होता है। ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर यू नीड टू अराइव एट अ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब, अगर आपको लगता है कि उसमें मेरिट ज़्यादा थी, तो आप वहाँ पर कंक्लूजन में एक्सेप्ट करो कि द पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ सर्टेन मेरिट्स विच नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। आपको वहाँ मानना पड़ेगा कि मेरिट्स अगर अच्छी हैं, उसमें ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर बताओ कंक्लूजन में कि हाँ उसमें मेरिट्स अच्छी थी। और अगर आपको लगता है कि डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, तो आप बताओ कि हाँ डीमेरिट्स ज़्यादा थी बट उसमें कुछ मेरिट्स भी थी। ठीक है। तो मेरिट्स ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ पर कंक्लूजन में स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारी मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी। और अगर डीमेरिट्स ज़्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा येस देयर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स विद द आइडिया बट देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑल्सो। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं किस सेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है दैट इज इवेलुएट द वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये ले लिया है, जो वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं कि दूर दूर अपनी लोकेशन को ले लेते हैं और वो मूव करते रहते हैं, उसकी थ्योरी को इवेलुएट करो। तो आप क्या है इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, उसके बाद उसकी थ्योरी के मेरिट्स लिख सकते हो जो उसने बताए थे, किस तरीके से उसने एविडेंसेस दिए, किस तरीके से उसने हर चीज़ को क्या है कि एनालाइज करने की कोशिश करी उस टाइम पे जब मैप भी नहीं होते थे, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो आप सारे मेरिट्स बता सकते हो। फिर आप डीमेरिट्स बता सकते हो सेकंड पार्ट में, कि उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे या शॉर्टकमिंग्स भी थी, जिसमें क्या है कि उसने जो भी फोर्सेस बताए उनके मूवमेंट के लिए, प्लेट्स के या जो भी कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट के लिए उन्होंने फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया, उनका कोई क्या एविडेंस नहीं मिला हमें। तो आप क्या उसके डीमेरिट्स दे सकते हो और फिर कंक्लूजन में क्या बता सकते हो कि वैगनर ने इतने पुराने टाइम में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ और थ्योरीज़ को क्या है कि जन्म दिया, उसके चक्कर में क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ। तो आप क्या है कि उस मेरिट्स को ज़्यादा वेट करके और आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है इवेलुएट द सक्सेस ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। ठीक है। तो आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि हो चुका है कंट्री के अंदर, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के एरियाज थे वो क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, वो सब क्या है वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है। अब उसके पर्टिकुलर वर्क के कंप्लीशन को क्या है कि हमें इवेलुएट करना है। तो वहाँ पर भी क्या है डीमेरिट्स और मेरिट्स पे फोकस कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको आंसर बुकलेट में लिख सकते हैं। अब मान लो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है तो उस पर कुछ भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बाय दिस मच परसेंटेज, जो भी आपको याद है। उसके बाद क्या है कि आप मेरिट्स की बात करोगे। ठीक है। तो मेरिट्स लिख सकते हो सिंपल यहाँ पर आप क्या है कि अपना हेडिंग लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ बून टू फूड सिक्योरिटी, और आप यहाँ पर सारे अपने मेरिट्स वाले पॉइंट्स लिख सकते हो 3-4। ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स, और डीमेरिट्स के अंदर यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ थ्रेट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और उसमें हमें 3-4 डीमेरिट दे दोगे और लास्ट में कंक्लूजन देख लोगे कि उसमें आपको मेरिट को पहले देना है तो आप मेरिट को पहले दे के थोड़ा सा डीमेरिट लिख सकते हो, और डीमेरिट को पहले दिखाना है तो ज़्यादा डीमेरिट दिखा के थोड़ा सा मेरिट दिखा सकते हो। बट ट्राई करो कि एक लेवल पे आप क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा शो करो और थोड़ा सा दूसरे लेवल को भी एक्सेप्ट करो। अब एवेल्युएट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको याद रखने के लिए या उनके आंसर्स को याद रखने के लिए ट्रिक सिंपल है। हमें फोकस इस पे करना है मेरिट डीमेरिट पे, हमें फोकस इस पे करना है अप्रेजल पे या फिर शॉर्ट कमिंग्स पे। ठीक है। और अगर इसको दिमाग में हमें याद रखना है कि इवेल्युएट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट अ वेविंग स्केल। वेविंग स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तराजू। ठीक है। आपको तराजू को ध्यान देना है। आपको तराजू पे क्या है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आपके पास आया, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपके पास आया, उसको आपको क्या है कि मेजर करना है। अगर उसके पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव्स वाले पार्ट को ज़्यादा लिखो, और नेगेटिव पार्ट्स को क्या है कि जितना है उतने लिखो, और कंक्लूजन कर दो पॉजिटिव वाले एंड पे। ठीक है। प्लस साथ में हल्का सा नेगेटिव शो करते हुए, और अगर आपको लगता है कि नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव वाले पार्ट को ज़्यादा दिखा दो और कंक्लूड कर दो थोड़ा सा नेगेटिवली, बट पॉजिटिव को भी वहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ तराजू, आपको इवेल्युएट करना है, आपको असेसमेंट देना है अपना। ठीक है। तो इवेल्युएट और असेसमेंट क्या है कि बहुत क्लोज कीवर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जामिन। अब एग्जामिन बहुत फेमस कीवर्ड है यूपीएससी का। अब एग्जामिन के अंदर क्या करते हैं, एग्जामिन के अंदर कुछ नहीं करते, हम एग्जामिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं एट डेप्थ, एक इन डेप्थ लेवल पे हम जाके एग्जामिन करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो भी वहाँ पर डिटेल्स होती हैं उनको क्या है कि क्लोजली वॉच करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको देखना है इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे या इवेल्युएट से कैसे डिफरेंट है, कि आपको जो भी यहाँ पर हमें इशू दे रखा है या जो भी आपको टॉपिक दिया है
क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया है आपको उसको एक बारीक लेंस से, ठीक है, बारीक लेंस से क्या है आपको उसको एग्जामिन करना है. दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द पर्सन नीड्स टू एग्जामिन दैट पर्टिकुलर इशू, टॉपिक और स्टेटमेंट थ्रू अ क्लोज लेंस एट एन इन डेप्थ लेवल. ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. एग्जामिन का क्वेश्चन चेक करते हैं. इंडियन एग्रीकल्चर इज मॉनसून डिपेंडेंट. ठीक है, एग्जामिन क्वेश्चन में बोल रहा है और क्वेश्चन में एक्सेप्ट कर रहा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है. आपको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो आप किस में क्या करोगे, अपना पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि इंडिया के अंदर क्या है कि लार्जली जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ लार्जली बीन रेन फेड. मतलब जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनको क्या है कि रेन फेड, मतलब रेन फेड का मतलब बारिश से ही पानी मिलता है मोस्टली. फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट कर सकते हो. अब बॉडी में क्या बताओगे आप कि येस इंडियन एग्रीकल्चर इज़ लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द मानसून एज. ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख दोगे दैट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर लार्जली डिपेंडेड अपॉन मानसून एज. फिर आप उसमें क्या है कि एक एक स्टेटमेंट लोगे कि किस तरीके से अलग अलग सीजन्स के अंदर अलग अलग जो क्रॉप की वेराइटीज़ हैं उनका जो ग्रोथ होती है, उनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो किस तरीके से मानसून के साथ कोरिलेट करता है. और आपको क्या है कि उसके इन डेप्थ एनालिसिस को इन डेप्थ वे में डिटेल देनी है. और आपको ये तो पता ही है कि हर चीज़ के साथ हम एग्जांपल्स तो देंगे, भले कोई सा भी चीज़ हो तो उसके साथ हम एग्जांपल दे सकते हैं. तो आपको क्या है कि उसका इन डेप्थ लेवल पे जाके एनालिसिस करना है. फिर आप बता सकते हो लास्ट में थोड़ा सा पार्ट, आपने 70% तो क्या है क्वेश्चन के साथ बोल दिया, फिर लास्ट में थोड़ा सा पार्ट 30% आप क्या बोल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मानसून. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मानसून अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, अदर फैक्टर्स लाइक, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हो गए. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स कैसे कैसे, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी है या नहीं है वहाँ पे सीड की फैसिलिटी है या नहीं है पर्टिकुलर एरिया में. अगर सीड नहीं होंगे तो उगाएंगे क्या, और उगाएंगे नहीं तो फिर मानसून हो या नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तो आपको क्या कि वहाँ 30% के अंदर इस चीज़ को भी, इस वाले पार्ट को भी एक्नॉलेज करना है. ठीक है, तो एग्जामिन में जो आपको थीम दी गई है उस पर इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ उसकी डिटेलिंग देनी है रीजंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ. प्लस आपको जो अदर एस्पेक्ट है उसको भी क्या है कि थोड़ा सा ब्रीफली सेकंड पार्ट में अपने क्वेश्चन के डिस्कस करना है. अब बात करते हैं एनालिसिस की या एनालाइज वाले क्वेश्चन कीवर्ड की. तो एनालाइज के अंदर क्या होता है कि कभी भी आपको उसको याद रखना है. तो उसकी ट्रिक क्या है कि जो भी आपको इशू दिया हुआ होगा या जो भी आपको टॉपिक जिस पे क्वेश्चन पूछा गया होगा या जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा क्वेश्चंस के अंदर, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर क्या है पैक्ड होगा, बहुत सारी अलग अलग लेयर्स के अंदर पैक्ड होगा. तो आपको क्या करना है, उन सारी लेयर्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है. एनालाइज वाले क्वेश्चन के अंदर सारी लेयर्स को आपको ब्रेक डाउन करना है. तो आप क्या करोगे, लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे, एक लेयर को अलग से निकाल लोगे. ठीक है, तो ये सारे क्या है कि ब्रेक डाउन करके इनको आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दोगे. अब आपको क्या करना है, यू नीड टू गिव नाउ क्लोज डिटेल एंड रीजन्स फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब आपको क्या करना है, एक एक को उठाना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और उसके लिए आपको क्या है एक एक पे डीप एनालिसिस करनी है, रीजंस देने हैं और आपको एग्जांपल्स देते हुए अपना आंसर को पूरा करना है. मतलब क्या है, कोई ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको आप क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे. ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए और उन सब पार्ट्स को क्या है कि आपको डिटेल वे में रीजंस देते हुए एक्सप्लेन करना है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं एनालाइज के ऊपर कि द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन. ठीक है, जो माइग्रेशन का पैटर्न है, लोगों का इधर से उधर जाने का जो पैटर्न है इंडिया के अंदर, ठीक है, इज़ अ फंक्शन ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स. एनालाइज. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें इंट्रोडक्शन दे दोगे अपना फर्स्ट, फिर बॉडी के अंदर आप पहली हेडिंग दोगे माइग्रेशन वर्सेस क्या दोगे आप, सोशल ट्रेट्स. ठीक है, किस तरीके से सोशल वैल्यूज़ हैं या सोशल ट्रेट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन को. सेकंड क्या करोगे आप, माइग्रेशन वर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस. ठीक है, तो ये आप कैसे इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन के पैटर्न को. फिर थर्ड क्या कर दोगे आप, माइग्रेशन वर्सेस कल्चरल आस्पेक्ट्स, उसकी बात कर दोगे. ठीक है, और उसमें आप लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि माइग्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी एरियाज प्रेजेंट इन द रीजन. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि माइग्रेशन इज़ अ मल्टी फैसेटेड फिनोमिना इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. एनालाइज. ठीक है, तो इसमें सिमिलर सी बात क्या है, जो मल्टी फैसिलिटेड फिनोमिना, जो हमने कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना यहाँ पर बताया है, हम क्या करते हैं उसको इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या है ऐसे ब्रेक कर देते हैं. किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर
ये सारे क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, माइग्रेशन वर्सेस सोशल ट्रेड्स, माइग्रेशन वर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस, माइग्रेशन वर्सेस कल्चरल ट्रेड्स। तो इसमें ब्रेक करके हम हर पॉइंट को डिटेल में रीजंस के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, और एग्जांपल्स हैं तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा आंसर तभी माना जाएगा जब आप एग्जांपल्स दोगे। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए हमारे पास, कैटेगरी 3 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं कैटेगरी 4 पे, और कैटेगरी 4 पे मूव जब करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है उसमें क्या आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। तो हम आंसर्स को भी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड के ट्विस्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अब ये जो है कैटेगरी 4 जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिटिक और क्रिटिकली कीवर्ड्स। ठीक है, तो इनके साथ क्या लग सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन लग सकता है, फिर हमारे पास इनके साथ क्रिटिकली इवेल्युएट लग सकता है, जो कैटेगरी 3 वाले हैं। क्रिटिकली हमारे पास इसके साथ क्या लग सकता है, एनालाइज लग सकता है। ठीक है, तो इन तीनों लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो कैटेगरी 3 वाले हैं उनके साथ ही कैटेगरी 4 का जो कीवर्ड है दैट इज़ क्रिटिकली या क्रिटिक, वो पीछे आगे लग जाता है और उसको क्वेश्चंस को और उसकी डिफिकल्टी को इंक्रीज कर देता है। अब क्रिटिकली या क्रिटिक का सिंपल मतलब ये नहीं होता है कि उसको उसके अंदर सब कुछ नेगेटिव ही दिखाना है, या अब उसके अंदर क्वेश्चन सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही पूछ रहे हैं। क्रिटिकल का सबसे फर्स्ट मीनिंग अगर आपको समझना है तो दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन का या एग्जामिनर का मूड क्या है कि वो चाह रहा है कि आप इस पर क्रिटिकली थिंक करो, आप इस पर क्रिटिकल वे में अप्रोच को लगाओ आंसर लिखते वक्त। ठीक है, आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है या क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको उसकी पूरी एंटायरिटी में मतलब 360 डिग्री से उसको एनालाइज करो। ठीक है, या फिर एग्जामिन करो या फिर इवेलुएट करो। ठीक है, अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हल्का सा नेगेटिव सेंस क्या है उसमें शो कर सकते हो। ओवरऑल जो भी नेगेटिव सेंस आप दिखा रहे हो क्वेश्चन में उसको हल्का सा क्या है कि यू कैन ऑल्सो इंक्रीज, बट ये सब डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन की टोन पे। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेलुएट इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन अ टॉपिक और आर्ग्यूमेंट एट हैंड। ठीक है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आया है, जो भी टॉपिक दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने, उसके अंदर कितना आप सहमत हो, कितना आप एग्री हो और कितना आप डिसएग्री हो, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसके लेवल को डिटरमाइन करने के लिए क्रिटिकली क्वेश्चन टैग आता है। इसलिए हमें क्या है कि उसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पार्ट को देखना पड़ता है। मगर क्या लेवल होगा एग्रीमेंट का कि हाँ मैं उससे सहमत हूँ, क्या लेवल होगा डिसएग्रीमेंट का कि हाँ मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की टोन कैसी है, क्वेश्चन की टोन पॉजिटिव है, क्वेश्चन की टोन न्यूट्रल है या क्वेश्चन की टोन नेगेटिव है, इन पे डिपेंड करेगा। अब इसको आगे वाले हम स्लाइड में देखेंगे। और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी, कंक्लूजन जो होगा क्रिटिकली वाले क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर क्या है कि अगेन आपको क्या है कि एक पोजीशन लेनी है, बट ट्राई करो जो भी पोजीशन आप कंक्लूजन के अंदर लेते हो इसको एकदम एक्सट्रीम नहीं रखना है कभी भी। इसको क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि इट शुड बी ऑन अ सॉफ्टर नोट, ताकि एग्जामिनर अगर आपकी पोजीशन से जो आप कंक्लूजन में ले रहे हो उससे अगर सहमत भी नहीं है तो वो आपसे क्या है कि ऑफेंड नहीं होगा, आपसे नाराज़ नहीं होगा अगर आप एक्सट्रीम कंक्लूजन लिख देते हो। तो आपको किस पे लेना है कंक्लूजन, इसका एक सॉफ्टर नोट पे आपको अपनी पोजीशन को अपने कंक्लूजन में दिखाना है। अब बात करते हैं क्रिटिकल वाले के इलस्ट्रेशन की। ठीक है, तो क्रिटिकल वाले का इलस्ट्रेशन के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। तो हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, EIA का। EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट का और ज्योग्राफी का, तो ये बाद में आप अपनी स्टैटिक क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, EIA पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या है कि टोन चेक करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना लेवल ऑफ नेगेटिविटी या लेवल ऑफ पॉजिटिविटी या फिर लेवल ऑफ अगेंस्ट या फॉर को किस तरीके से चेंज करना है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, टोन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रीसेंट EIA नोटिफिकेशन रूल्स ऑफ 2020 ठीक है हैज़ डाइल्यूटेड द इफेक्टिवनेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन की टोन यहाँ पर क्या पता लग रही है कि जो अभी रिसेंट में EIA का नोटिफिकेशन आया है 2020 का, उसने डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को कम करना, किसी चीज़ की मात्रा को कम करना, उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो उन्होंने क्या है कि डाइल्यूट कर दिया है EIA की इफेक्टिवनेस को इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज करो। ठीक है, तो डाइल्यूट से क्या फीलिंग आ रही है कि जो टोन है क्वेश्चन की, वो टोन कैसी है, टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, अगर टोन नेगेटिव है टूवर्ड्स, तो आपका क्या है कि ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा उसकी जो बॉडी होगी उसमें क्या है कि आपका जो परसेंटेज होगा अगेंस्ट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और फॉर आपको तो देना ही है। ठीक है, आप बताओगे कि EIA जो 2020 रूल्स हैं वो किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आप ले सकते हो 60 से 65%।
और एट मैक्स आप 70 भी जा सकते हो। मगर आपके बताओगे एट द सेम टाइम आप यही बताओगे कि जो EIA नोटिफिकेशन रूल्स हैं उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो आप उसको क्या है कि 35 से 40% भी लेके जा सकते हो। मगर आपको ये पता लगा कि इसमें हम नेगेटिव या अगेंस्ट वाला एस्पेक्ट को इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन की टोन कैसी है? नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है एग्जामिनर कि उसने डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, वो बता रहा है आपको। तो आप क्या करोगे? आप भी क्या है कि उसी की क्या है फिलॉसफी या उसी के ही साथ, उसी की सोच के साथ क्या है कि आप भी क्या है कि अगेंस्ट वाले मैटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन अगर EIA का ऐसे आता है जो हमने यहाँ पर लिया है कि क्रिटिकली इवेलुएट द रीसेंट EIA नोटिफिकेशन रूल्स ऑफ 2022 एंड देयर इफेक्टिवनेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी टोन अगर बात करो तो टोन इसकी लग रही न्यूट्रल। इसकी टोन कैसी लग रही है? न्यूट्रल लग रही है। या इसकी टोन कहें तो हम क्या है, ना तो नेगेटिव की साइड लग रही है ना पॉजिटिव की साइड लग रही है, और अगर हम देखें तो हल्का सा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अगेंस्ट और फॉर को क्या ले सकते हैं, दोनों को बराबर ले सकते हैं 50-50%। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोन कैसी लग रही है हमें? न्यूट्रल लग रही है। तो आपको एग्जामिनर की टोन पहचाननी है क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें भी क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन ये सब आएंगे, उसमें आपको एग्जामिनर की टोन पहचाननी है। टोन अगर नेगेटिव होती है तो अगेंस्ट पार्ट को इंक्रीज कर दो, टोन अगर न्यूट्रल होती है तो दोनों पार्ट्स अगेंस्ट और फॉर को क्या है कि आप 50-50% शो करके इक्वल दिखा सकते हो। और टोन अगर पॉजिटिव भी होती है तब भी ट्राई करो कि फॉर अगर ज़्यादा दिखाना है तो हल्का सा 60 कर सकते हो, और नेगेटिव जो दिखाना है अगेंस्ट दिखाना है वो 40 कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर जो कंटेंट है उसका लेवल चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू द टोन गिवन बाय द एग्जामिनर। अब बात करते हैं फाइनली जो हमारी कैटेगरी 5 है। ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जाम में कम पूछी जाती है, मगर फिर भी कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है, और आता है तो हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना है। और ये कैटेगरी जो है हमारे पास, इसमें 2 क्वेश्चन या कीवर्ड्स आते हैं, एक है फॉर्मुलेट, एक है डिज़ाइन। ठीक है, अब ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं गवर्नेंस रिलेटेड। ठीक है, ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। गवर्नेंस का मतलब सर्विस डिलीवरी जो गवर्नमेंट की होती है उस पर डेल्ट करते हैं। ये डेल्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग पे। ये चीज़ क्या है, किससे रिलेट करते हैं? ये स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो फॉर्मुलेट, डिज़ाइन, ये सब चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए, ये सब चीज़ों को फोकस करने के लिए क्वेश्चन कीवर्ड्स के फॉर्म में आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट अ सुटेबल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, अब फॉर्मुलेट की जगह यहाँ पर डिज़ाइन भी आ सकता था कि डिज़ाइन अ सुटेबल पॉलिसी और स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी या पॉलिसी बना के दिखाओ जिससे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो 15 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पर 3 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा आपके पास क्या है कि स्पेस है आंसर लिखने का, और 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या है, पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कुछ भी, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ हैविंग द हाइएस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। आप ऐसा कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप बॉडी पे आते हो, तो बॉडी पे पहले आपको क्या बताना है, किसी भी पॉलिसी को, अगर आप कोई गवर्नेंस के अंदर या ऑफिसर हो, तो कहीं भी अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है किसी एरिया के, तो अकॉर्डिंगली क्या है कि आप वहाँ पर पॉलिसी बना सकते हो। तो आप क्या है कि पहले किसे फोकस करोगे? जो बॉडी का पार्ट 1 होगा, ठीक है, उसमें आप क्या फोकस करोगे? प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप क्या है कि पहले सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर दोगे कि ये 6-7 प्रॉब्लम्स हैं। फिर पार्ट 2 में क्या करोगे आप? पार्ट 2 में जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो अपनी, ठीक है, उस पॉलिसी में क्या है, जो एक एक प्रॉब्लम आपको दिख रही थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स का आप पॉलिसी के अंदर एक एक सॉल्यूशन दे के आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा कि वी शुड कंप्लीट दीज पॉलिसीज़ इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट करो। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड, उन सबको क्या है, बुलाओ, उन सब में म्यूचुअल कॉपरेशन को इस्टेब्लिश करो, उन सब में कोलैबोरेशन करो, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हर चीज़ से आप इसको कंप्लीट करो। तो पहले प्रॉब्लम्स बतानी है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पॉलिसी के फॉर्म में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में दे सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मुलेट अ सुटेबल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज़। ठीक है, हिल एरियाज़ पे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हिल एरियाज़ पे हो गया। फॉर डेजर्ट एरियाज़,
ठीक है, तो ऐसे कोई भी स्पेशल एरियाज़ के सेक्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ कीवर्ड्स। तो हमने कैटेगरी 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली, 4 कंप्लीट कर ली, 5 कर ली। अब ऑलमोस्ट मोटे मोटे सारे कीवर्ड्स क्या है कि इन्हीं कैटेगरीज में फॉल होते हैं। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और जैसे जैसे आपका क्या है कि माइंडसेट और मेंटलिटी इंक्रीज़ होगी, तो आपको लगेगा कि आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से चले थे और अब जिस दिन आप यहाँ पर अपना 100th आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग वाला, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि जब आप यहाँ पहुँच गए हो तो आपके अंदर क्या है कि एक सेंस डेवलप हो गया है, एक फीलिंग डेवलप हो गई है कि कौन सा क्वेश्चन टैग जब आता है तो उसका आंसर किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करते जाना है 100 क्वेश्चंस तक। फिर आपके अंदर क्या ऑटोमेटिकली इन सब क्वेश्चन टैग्स की सेंस और फीलिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पार्ट किस तरीके से लिखना है, कितना पार्ट व्हाट का देना है, इन्फॉर्मेशन का देना है, कितना पार्ट वाई का देना है, कितना पार्ट एग्रीमेंट का देना है, कितना पार्ट डिसएग्रीमेंट का देना है, कितने एग्जाम्पल ज़्यादा लिखने हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में, पैरा फॉर्मेट में। तो वो क्या है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर सेंस और फीलिंग डेवलप हो जाएगी, जो भी हमने इन 2 वीडियोज़ के अंदर देखा है। सो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कमेंट करो। आई विल ट्राई टू personally answer in the comment section, and we'll see you next time. So thank you and have a nice day.